नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर्वधर्म संगम चैनल पर और मैं हूं आपके साथ अंशिका। सबसे पहले आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शकों, आज योग दिवस है यानी कि वर्ल्ड योगा डे है। आज हम बात करने वाले हैं योगा के बारे में कि योगा हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। आजकल हमारे सभी व्यूअर्स के और लगभग हम सभी के मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं योगा को लेकर के कि योगा क्या है, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इसके लिए किसी बेसिक इक्विपमेंट की ज़रूरत है। इतने सारे हम सभी के मन में सवाल होते हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस एपिसोड में जानेंगे हमारे साथ मौजूद वीरेंद्र कुमार जी से, जो कि खुद एक योग गुरु हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार अंशिका जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर्व धर्म संगम टीवी चैनल का, जो अपने चैनल के माध्यम से योग की जो एक विद्या है इसको जन जन तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। अब आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस, जो भी डाउट्स हैं, इन आम लोगों के जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ और जो हमारी जो एक परंपरा है, सनातन संस्कृति की जो योग है, उसको हम जन जन तक पहुँचा सकें। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये हमारी परंपरा ही है, लेकिन जिसको हम समय के साथ भूलते चले गए और हम वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा लिप्त होते चले गए। सर, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो हमारे साथ अभी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, सबसे पहला मेरा प्रश्न है, जो योगा को नहीं जानते हैं उनके लिए भी और जो योगा को जानते हैं लेकिन कुछ और समझ लेते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी कि योगा को हम क्या कहें, योगा एक क्या है? योग क्या है? देखिए, योगा इंग्लिश का शब्द है, जी योगा, जी ठीक है, YOGA। जी ये इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में इसको बोलते हैं योग। योग क्या है? योग का अगर सिंपल भाषा में आप समझे तो इसका मतलब है जोड़ना। हम हर कोई जानता है कि योग का मतलब है जोड़ना, लेकिन जब आम लोग योग के बारे में या योगा के बारे में सुनते हैं तो उनको लगता है कि योग का मतलब है अपनी पैरों की पूरी स्ट्रेचिंग कर देना या उल्टे खड़े हो जाना, इस तरह, या सिर के बल खड़े हो जाना, वही योग है। अब सिंपल भाषा में योग के जो डेफिनेशन है उसके बारे में समझिए। श्रीमद् भागवत गीता में योग की एक डेफिनेशन है, योग कर्मसु कौशलम, मतलब अपने कर्म को कुशलता के साथ करना योग है, जो भी आप कर्म कर रहे हैं। अब इसमें आपका एक लोगों का क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर चोर तो बहुत बड़े योगी हुए, वो चोरी कर लेते हैं, जी जी बड़े कुशलता के साथ करते हैं। जो हम काम कर रहे हैं उससे किसी दूसरे की हानि नहीं होनी चाहिए। एक तो ये हुआ सिंपल। और एक महर्षि पतंजलि कहते हैं योगास चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब अपने जो चित्त की वृत्तियां हैं, मन की जो वृत्तियां हैं, जो गलत धारणाएं हैं, उनको निरोध करना, उनको खत्म करना योग है। और एक है समत्वम योग उच्चैत, ये श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समता का भाव, अब चाहे दुख हो, सुख हो, सर्दी हो, गर्मी हो, योगी को समान भाव से रहना चाहिए। तो ये तो हुए हमारे जो स्क्रिप्चर्स, हमारी बुक्स हैं, उनके हिसाब से योग की जो डेफिनेशन है। अब अगर सिंपल भाषा में आप लोग योग करते हैं तो आप समझिए, योग का मतलब है जोड़ना। जोड़ना किसका? कर्ता का। अगर आप कर्म योग कर रहे हैं तो कर्ता का कर्म से जुड़ाव, ये योग हुआ। अब कर्म आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आप एंकरिंग करते हैं तो आप उसको पूरे ध्यान के साथ, सावधानी के साथ, लगन के साथ करेंगे, वो योग है। अब योग में कुछ आसन होते हैं, कुछ प्राणायाम होते हैं जो आपको शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तो सर, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी, आपने योगा के बारे में बहुत अच्छा हमें बताया कि जो भी हम काम कर रहे हैं हमें लगन और शिद्दत से जब हम करते हैं तो वो योग कहलाता है। लेकिन सर, इसके साथ ही साथ जब हम बात करें योगा एक्सरसाइज के साथ में, तो लोग एक योगा को और मेडिटेशन यानी ध्यान को मिसकॉन्सेप्ट कर लेते हैं। लोगों को लगता है ध्यान ही मेडिटेशन, ध्यान ही योगा है और योगा ही ध्यान है। तो इसके बारे में जानना चाहूंगी कि क्या दोनों चीजें अलग हैं, अगर हैं तो किस तरह से? देखिए, योग को आप, अधिकतर लोग अभी अष्टांग योग के बारे में जानते हैं। अष्टांग योग से ही तो अष्टांग योग में योग के 8 अंग हैं, महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अब आप बात कर रहे हो योग के तीसरे अंग आसन के बारे में और 7वें अंग मेडिटेशन, ध्यान के बारे में। तो ये दोनों अलग अलग अंग हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आसन है, आसन से कई गुना ज्यादा बेनिफिशियल होता है मेडिटेशन। आसन से
लगभग 100 गुना ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं प्राणायाम, और प्राणायाम से भी 1000 गुना ज़्यादा बेनिफिशियल होती है मेडिटेशन। अब लोग पूछते हैं कि हम डायरेक्ट मेडिटेशन ही क्यों ना कर लें, आसन क्यों करें। ये एक सीढ़ी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ के ही जाएंगे आप। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट अपने मेडिटेशन पे चले जाएं, आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आसन का काम है आपके शरीर को तैयार करना। आसन आपकी बॉडी को तैयार करता है मेडिटेशन के लिए, और प्राणायाम आपके मस्तिष्क को, माइंड को तैयार करते हैं कि आप मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं। तब जाके आप प्रत्याहार करते हैं, फिर आगे जाके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अब मैं आजकल देखता हूं बहुत लोग कहते हैं कि मेडिटेशन सीखिए, मेडिटेशन सीखिए। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि एक जगह पर अपने चित्त को लगाना, अपने ध्यान को लगाना। और हमारा मन कितना चंचल है, वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। उसके लिए पहले उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उस ट्रेनिंग में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो आसन का रोल होता है, प्राणायाम का रोल होता है। तब जाके हम अपने आप को मेडिटेशन के लिए तैयार करते हैं। तो मेडिटेशन और योगा एक ही कह सकते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये मेडिटेशन और आसन योग के दो अभिन्न अंग हैं। दो अभिन्न अंग हैं। हाँ, योग आसन के बिना भी अधूरा है, मेडिटेशन के बिना भी अधूरा है। तो दोनों चीजें आपको करनी है, बिल्कुल। मेडिटेशन भी करना है, आसन भी जी करने जी जी, हैं। दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। जी। तो सर मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे कई व्यूअर्स के इस तरह के प्रश्न रहते हैं, और भी लोगों के प्रश्न इस तरह से रहते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उसका दोबारा से योगा बोलना था। तो सर मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि कई लोगों के ये प्रश्न रहते हैं कि अगर हमें योगा करना है तो उसके सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, तभी हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे, या ऐसा नहीं है? इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए मैम, सारे प्रिंसिपल फॉलो करना, तो योग के अगर आप सारे प्रिंसिपल फॉलो करना चाहोगे तो आपको यम से शुरू करना पड़ेगा। सारे प्रिंसिपल के बारे में मैं बताऊं तो यम में 5 अंग आते हैं। यम जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो यम में 5 अंग आते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फॉलो कर सकते हैं आप। अहिंसा, अहिंसा का मतलब यह है कि आपको किसी को सिर्फ ना केवल मारना, हिंसा करना या हिंसा, मन में अगर विचार भी आ रहा है तो अभी आप अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई नहीं है। सत्य, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो तो सत्य नहीं हुआ, सत्य हुआ। लेकिन अगर आप किसी का मन में कोई विचार है, अब जैसे कोई सच बोल रहे हो, आप अपनी तरफ से बोल रहे हो सच, लेकिन मन में छल है उसको झूठ की तरह से प्रकट करने का, जैसे युधिष्ठिर ने किया था। हाँ, अश्वत्थामा मारा गया जी। है ना, वो सच बोला था लेकिन उनको उसका फल भोगना पड़ा था। तो ये योग के सारे जो नियम अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आज के समय में ये थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर कर सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब हम जो योग की बात करते हैं आज के समय में, वो हम आसन की बात करते हैं। सिंपल भाषा में हम योग के और हिस्सों की बात नहीं करते, क्योंकि कॉमन लोगों को जो योग की जरूरत है, एक योग समाधि तक ले जाने का एक रास्ता है। अब हर कोई समाधि तक तो नहीं जा पाएगा, तो उनके लिए वो आसन से शुरू करें जिससे वे अपने शरीर को फिट रख पाएं, शरीर को स्वस्थ रख पाएं, अपने दिनचर्या को पूरी तरह से वो ठीक से निभा पाएं, अपने काम को सही से कर पाएं। तो आसन से शुरुआत कर सकते हैं। सर आपने इतना अच्छा हमें समझाया कि किस तरह से अगर हम सारे आसन्स को, सारे प्रिंसिपल्स को इसको फॉलो कर सके तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज हमें आसन्स तो करने ही चाहिए और मेडिटेशन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो सर इसके साथ मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने योगा कभी नहीं किया, जो योगा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो स्टार्ट कहाँ से करें? उनके लिए क्या इनिशियल स्टेज सही रहेगी कि आप ये प्राणायाम कर सकते हैं? कैसे स्टार्ट वो करें? देखिए, जब भी अगर आपने कभी योग नहीं किया है तो आपको योग की शुरुआत करनी चाहिए। नंबर 1 करनी चाहिए। लोग पूछते हैं कि हमने तो कभी योग किया नहीं, क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे आप बिगनर्स हैं, चाहे इंटरमीडिएट हैं, चाहे एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं, आपको योग हमेशा करना चाहिए। अब शुरुआत कहाँ से करनी है? आप धीरे धीरे योगासन से शुरुआत करें, जो आपके शरीर को तैयार करेगा। उसके बाद फिर प्राणायाम की तरफ जाएं, और उसके बाद धीरे धीरे जब लंबे समय तक आप योग का अभ्यास करेंगे, फिर आप ध्यान, मेडिटेशन की तरफ अग्रसर होने लगेंगे। जी, तो हमें धीरे धीरे इसकी शुरुआत ज़रूर करनी चाहिए। जी सर अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहूँगी। जब हम योगा की बात करते हैं तो योगा क्लासेस हमारे मन में आती हैं,
तो लोगों को योगा क्लासेस को लेकर कई शंकाएं भी होती हैं, क्या ये सेफ रहती हैं या नहीं रहती हैं? किस तरह से अगर हमें अप्रोच करना है, एक योगा क्लासेस में जाना है, तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लोगों के लिए क्या योग सेफ है? योग 100% पूरी तरह से सेफ है, लेकिन अब लोग दो सिचुएशन में योग करते हैं। एक तो कहते हैं कि मुझे फिट रहने के लिए करना है, एक किसी को कोई प्रॉब्लम है, समस्या, उसको ठीक करने के लिए योग करने आते हैं। तो मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि इनिशियली अगर आप योग करना चाहते हैं तो इनिशियली कुछ दिन आपके पास में कोई भी योग कक्षा हो, योग टीचर हो जो अच्छे हों, जिन्होंने योग की पढ़ाई की हुई हो, उनके पास जाइए, उनसे योग सीखिए। उसके बाद फिर आप जब बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझ जाएं, फिर आप घर पे भी, आजकल कितने चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल, हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा, उस पर 200,000 से ज़्यादा फॉलोअर है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह हम वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा के नाम से, और हम इसी नाम से वीडियोस पोस्ट करते हैं। फिर आप वीडियो को देख के योग कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो सर, अब जैसे आपने बताया कि हम घर पर भी योगा कर सकते हैं, तो योगा को लेकर बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं कि अगर योगा करना है तो योगा मैट होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ इसको लेकर आती हैं। तो क्या ऐसा ठीक है कि मतलब योगा के लिए हमें कोई इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है या नहीं है? देखिए, योग के लिए कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बट एक योग मैट तो होना चाहिए, क्योंकि कुछ आसन ऐसे होते हैं जिन पे आपको नीचे बैठना है, नी नीचे लगेंगे, आपके घुटने नीचे लगेंगे, तो आपको ये जो फर्श होता है वो नीचे चुभने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए योग मैट की जरूरत होती है। कपड़े ढीले ढाले आप हमेशा पहनिए जब भी आप योग कर रहे हो। तो कपड़े आपके शरीर को टाइट नहीं करने चाहिए, भींचना नहीं चाहिए। उसके बाद आपके पास एक वाटर बॉटल होना चाहिए, थोड़ा पानी भी होना चाहिए, एक टॉवल भी रखिए, क्योंकि जब पसीना आता है तो वो बहुत इरिटेट करता है जब आप योग करते हैं, और बहुत लोग तो छोड़ देते हैं इसी चक्कर में, बहुत पसीना आ रहा है। तो एक टॉवल रखिए, उस पसीने को धीरे से साफ करिए और फिर धीरे धीरे योग की शुरुआत करिए। सर, इसके साथ ही मेरा अगला प्रश्न ये है, लोगों के मन में ये सवाल बड़ा आता है कि क्या हमें योगा करने के लिए या योगा से बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए हमें वेजिटेरियन होना ज़रूरी है? तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ये योग से कुछ लेना देना नहीं है। इसको आप बड़ा क्लियर ढंग से समझ लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वो आपके शरीर के लिए अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन है तो वो आपके शरीर को नुकसान देता है। सिंपल, आपकी चॉइस है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं और आसन करना चाहेंगे तो आसन आपको मना नहीं करेगा कि आपने ये आसन क्यों कर दिया। आसन अपना काम करेगा, आसन आपको फायदा देगा, प्राणायाम आपको फायदा देगा। लेकिन आप अपने शरीर को समझ के चलिए। जहां आप वेज को खा के, वेजिटेबल्स को खा के उसको 1 से 2 घंटे में डाइजेस्ट कर सकते हैं, वहीं नॉन वेज को खा के 7 से 8 घंटे, 10 घंटे तक लगते हैं डाइजेस्ट करने में। और जो हमारी एनर्जी होती है शरीर की, आपने देखा होगा कि अगर आप हल्का खाना खाते हैं आपका शरीर हल्का रहता है, आपको थकान नहीं रहती। लेकिन जब आप भारी खाना खाते हैं तो आपको मन कुछ करने का नहीं करता, आपका लगता है कि मैं सो जाऊं, मैं कुछ काम ना करूं, थकान रह रही है। वो क्यों? क्योंकि जो आपकी एनर्जी है, जो आपके काम में आनी चाहिए, वो आपका डाइजेशन में ही लग जाती है। तो डाइजेशन का इसका सबसे बड़ा इशू है कि अगर आप योग कर रहे हैं, योग में कई पुस्तकों में लिखा है कि आपको सुपाच्य खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो आप योग नहीं कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, योग करिए, खूब करिए। जी सर, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ योगा के आसन हमें आप बता सकते हैं जो बिगनर्स भी कर सकें और इसके साथ ही साथ एडवांस लोग भी कर सकें, या फिर जो लोग अभी योगा से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए थोड़े से आसन, आप कुछ आसन हमें जरूर बताएं। ठीक है, देखिए, हमने 21 जून योगा डे के लिए 21 योगासन का एक पूरा पैकेज बनाया है। तो वो 21 योगासन जो हर कोई कर सकता है, ये योगासन मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। और एक बात आप लोगों को सही से जान लेनी चाहिए कि जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि योग आसन लोग 2 कंडीशन में करते हैं, एक तो फिट रहने के लिए और एक किसी भी समस्या को, या कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए। तो अगर आप फिट रहने के लिए कर रहे हैं तो फिर आप सारे अभ्यास करिए। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम के में योग कर रहे हैं तो आपको जरूर किसी गाइडेंस में जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वही आसन आपको फिटनेस के लिए कर रहे हो तो फायदा दे, लेकिन अगर आप बीमारी में कर रहे हो तो हो सकता है वही आपको नुकसान करे। तो इसीलिए एक अच्छा गाइडेंस इनिशियली होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग आप गाइडेंस में रहिए, इनिशियली 1 महीना 2 महीना आप गाइडेंस में रहिए। उसके बाद आप, जब आपको समझ में आ जाता है कि क्या चीज मुझे नुकसान दे सकती है, क्या चीज मेरे लिए अच्छी है, फिर आप करिए। तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं योगा करना, तो हम किसी योगा निरीक्षक के निर्देशन के अनुसार करें और उनके निगरानी में करें, सो दैट हम बेस्ट आउटपुट योगा से निकाल सकें और हम अपने आप को भी हार्म ना करें। बिल्कुल, वो सेफ रहता है। देखिए, अगर आप किसी की देख रेख में करेंगे,
योग जो शिक्षक हैं उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, वो लोगों को सिखा रहे हैं, तो कोई कुछ काम होते हैं जो उनके प्रोफेशनल पे छोड़ देने चाहिए। जी तो जी। स्टार्टिंग, क्योंकि ये इतनी ज़रूरी चीज़ है, अगर आप इसको गलत कर लेते हैं, कई बार योग से आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में इंजरी बहुत बढ़ी है, काफ़ी रिसर्च आई है। रीज़न यही है कि लोग इधर-उधर जाके पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन योग क्लासेस आज के समय में तो फ्री क्लासेस इतनी होती है, हर पार्क में, हर सोसाइटी में फ्री क्लासेस करने के लिए टीचर्स आते हैं, तो उन टीचर्स को का साथ दीजिए और उन टीचर्स से लाभ उठाइए, उनके पास जाइए और स्वस्थ होने के लिए आप योग कर रहे हैं, स्वस्थ होने के लिए ही करिए, उससे नुकसान मत लीजिए। नमस्ते एवरीवन, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं योग गुरु वीरेंद्र कुमार सर्वधर्म संगम टीवी चैनल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आज 21 जून के दिन मैं आपको 21 योगासन बताने वाला हूं। वो आप नियमित रूप से अपने डेली रूटीन में ऐड करिए। उसमें आपको स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और रिलैक्सेशन, ये कंप्लीट एक बैलेंस अभ्यास आपको मिलेगा। और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा 5 प्राणायाम। नियमित रूप से इन योग अभ्यास को अगर आप करेंगे तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और कई प्रकार की बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन हम करेंगे, सीधे खड़े हो जाइए, कमर गर्दन सीधी। अब देखिए, योग के बारे में मैं पहले से हमेशा अपनी सारी वीडियोस में बताता हूं कि जब भी आप योग करते हैं तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जो आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर सकते हैं सिर्फ उतना ही करिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हैं या अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं। तो जब आपको लगता है कि आपको रुकना चाहिए, आप रुकिए, थोड़ी देर रिलैक्स करिए, डीप ब्रीदिंग करिए एंड देन स्टार्ट द योग प्रैक्टिस। तो सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन में कैसे खड़े होंगे, हर आसन के मैं आपको बीच बीच में बेनिफिट्स भी बताता रहूंगा। कमर गर्दन सीधी, इस तरह से सीधे खड़े हुए हैं। अपने दोनों हाथ के फिंगर्स को इंटरलॉक करें। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लीजिए, ऊपर आइए। इस आसन में आपको 15 से लेकर 30 सेकंड तक रुकना है, फिर नीचे जाना है सांस छोड़ते हुए। फिर से इसको रिपीट करना है, ऊपर आए, 15 से 30 सेकंड रुके, नीचे गए और फिर तीसरी बार भी इसी तरह से करना है। देखिए, आप लोग आसन की वीडियोस आप लोगों को बहुत मिल जाती हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारे आसन किए, लेकिन हमें जो हमारी प्रॉब्लम है, समस्या, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, उसमें फायदा नहीं मिल रहा है। रीजन क्या होता है कि आप लोग योगासन कर लेते हैं, लेकिन कितनी देर होल्ड करना चाहिए ये नहीं जानते, और फिर किस आसन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए ये नहीं जानते। आज मैं आप लोगों को हर आसन के बारे में बताऊंगा, कितनी देर होल्ड करें और किस आसन के बाद कौन सा आसन करें, जिससे आपको जो योग के बेनिफिट होते हैं वो मिले और आप जो अपना 1 घंटा लगभग लगा रहे हैं योग के लिए, वो सार्थक हो। तो सबसे पहला ताड़ासन, 15 से 30 सेकंड एज पर योर कैपेसिटी इसको करना है और 3 बार रिपीट करना है। उसके बाद दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों के बीच में लगभग कंधों के बराबर गैप बनाइए। अब कुछ लोग खड़े होते वक्त, जितने लोग खड़े हैं ना, देख लीजिए सबका राइट फुट आउट चला गया होगा। अधिकतर आप देख लो, चेक कर लो, नीचे देखो राइट फुट आउट है। अधिकतर देख लो, कोई भी खड़ा होगा। इसको अंदर करिए, मतलब जितना वेट आपके पीछे हील पे है उतना ही टो पे होना चाहिए, तब आपका पोस्चर सही होगा। अब इंटरलॉक करके दोनों हाथ ऊपर उठाए, ये सांस भरा है और सांस छोड़ते हुए हमें आपको अपनी राइट साइड जाना है इस तरह, और यहां रुकना है। जब आप पोस्चर को होल्ड कर रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग करिए, सांसों को होल्ड ना करिए जब तक हम ना बोलें कि आपको सांसों को होल्ड करना है। तो दाई साइड गए, दोनों एल्बो स्ट्रेट रहेगी। अब काफी लोग नीचे जाने के लिए ना ऊपर का शोल्डर नीचे कर लेते हैं, ऐसे ये नहीं करना। ऊपर का शोल्डर करिए पीछे और ये खिंचाव लाइए, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, कुछ लोग इसको ज्यादा करने के लिए ना बॉडी इस तरह से शिविर करने लगती है, थोड़ा ऊपर आ जाओ। अभी आप शुरुआत कर रहे हो, ये रुके 15 से 30 सेकंड, ऊपर आए सांस भर के, सांस छोड़ के दूसरी साइड गए, 15 से 30 सेकंड और ऊपर देखना है इस तरह। फिर से ऊपर आए, इसको भी दोनों साइड आपको 3-3 बार रिपीट करना है, 5 बार भी कर सकते हो। उसके बाद हम तीसरा अभ्यास आपको बताएंगे, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में दोनों पैरों को खोलिए। अब ये देखिए, जो आसन हम खड़े होकर कर रहे हैं, इन आसनों से अगर आपके बच्चे करेंगे तो बच्चों की हाइट बढ़ेगी। और अगर किसी को सुबह सुबह बोलते हैं ना कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, तो पानी पीने के बाद इन आसनों का अभ्यास करिएगा। जो आसन मैं बता रहा हूं, जो अभी खड़े होकर बता रहा हूं, आप देखेंगे पानी पीने के बाद इन योगासन का अभ्यास करेंगे तो करते करते आपको वॉशरूम की तरफ भागना पड़ेगा। ये इतने इफेक्टिव होते हैं योगासन। अब यहीं से देखिए, दोनों पैरों को लगभग 2.5 से 3 फीट के बराबर गैप बनाया
और उसके बाद अपना लेफ्ट टो आउट टर्न किया, इस तरह। बॉडी सामने है, दोनों हाथ खोले इस तरह से एकदम सीधे, फिर वेस्ट से आगे जाएंगे और नीचे अपने लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को पकड़िए, राइट हैंड अप, ऊपर वाले हाथ को देखिए, ऊपर का शोल्डर थोड़ा पीछे, नीचे का शोल्डर थोड़ा आगे। ये हुआ त्रिकोण आसन। इसी में इसके साथ साथ आप कोण आसन कर सकते हो। 30 सेकंड इसमें रुके, 15 से 30 सेकंड जितनी आपकी लिमिट है। फिर ऊपर वाले हाथ को लाए नीचे और नीचे वाला हाथ ले गए ऊपर। ये ट्विस्टिंग इफेक्ट आएगा आपकी बॉडी पे। यहां पे रुके 15 से 30 सेकंड। अब जिन लोगों का हाथ नीचे नहीं जा पा रहा वो इस तरह से पकड़ लो और फिर ट्विस्ट कर लो इस तरह, ठीक है। दोनों हाथ नीचे, यहां से ऊपर आइए। अब ये सेम दूसरी साइड रिपीट करना है। लेफ्ट फुट इन, फुट देखिए ध्यान से, राइट फुट आउट, दोनों हाथ खोले, यहां से आगे लेके जाना है बॉडी को, नीचे गए, लेफ्ट हैंड अप, 15 से 30 सेकंड रुके, फिर चेंज किया अपना हाथ, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। डीप ब्रीदिंग किया, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथ सेंटर। अब ये फुट अंदर, दोनों साइड इसको 3-3 बार रिपीट करिए। तो ये आपके 4 आसन हो गए। उसके बाद 5वां आसन हम करेंगे हस्त उत्तान आसन। धीरे धीरे पैरों को अंदर ले आए, पैरों के बीच में 1 फीट का गैप है, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएं और पीछे जितना जाना है उतना आराम से जाइए। अब यहां से साइड से देख लीजिए, इस तरह जैसे एक धनुष होता है उसकी तरह से अपनी बॉडी को बनाना है और दोनों हाथ ऊपर खींचने हैं। अब ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है, अगर इसको आप ओवर करने की कोशिश करेंगे तो कई लोगों को मैं देखता हूं कि वो ज्यादा करने के चक्कर में इसमें उनके जो ब्लड का सर्कुलेशन है, सप्लाई है, वो ऊपर की साइड थोड़ा सा बाधित होता है और वो फेंट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा अपने बॉडी की कैपेसिटी समझिए। बॉडी शिविर नहीं करनी चाहिए। यहां तक जा रहे हो यहीं रुकिए, पीछे जाके इस तरह से नहीं कांपना, यहीं पे रुक जाइए। ये हुआ। उसके बाद 6th आसन आपको करना है पादहस्त आसन। यहीं से बॉडी को पीछे पुश करते हुए हिप्स को, दोनों हाथ जितना नीचे ले जा सकते हो उतना नीचे ले जाओ। अब काफी लोग इतना नीचे नहीं जा पाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमसे तो हो नहीं रहा है, छोड़ देते हैं। ऐसा मत करो ना, जाओ जितना नीचे जा सकते हो। यहां जा पा रहे हो यहां रुको, पर कोशिश करो स्पाइन स्ट्रेट रहे। यहां रुक जाओ, पंजों पर वेट लाओ। अब स्टिल आप नहीं नीचे जा पा रहे हो तो घुटने मोड़ लो थोड़े से और स्पाइन स्ट्रेट करके ऐसे नीचे जाइए। ये गए, फिर से 15 से 30 सेकंड नीचे, फिर ऊपर गए 15 से 30 सेकंड, फिर नीचे गए 15 से 30 सेकंड। तो इनको 3-3 बार रिपीट करिए। 6 आसन हो गए। अब अगला आसन हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन करने के लिए यहां से दोनों एड़ियों को जमीन पे लगाना है। तो इसमें हमारी बॉडी की शेप माउंटेन की तरह से हो जाती है। ये देखिए, अब ये अभ्यास आपके काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, कंधों की स्ट्रेचिंग के लिए, थायराइड की समस्या किसी को रहती है, बाल गिरते हैं बहुत ज्यादा, चेहरे पर चमक लाने के लिए, बहुत सारे फायदे हैं इस अभ्यास के। यहां रुके 15 से 30 सेकंड, फिर रिलैक्स करें थोड़ी देर, इस तरह बैठ के नॉर्मल ब्रीदिंग करें, फिर से दोबारा 15 से 30 सेकंड। इसको भी 3 बार आप रिपीट करिए। उसके बाद अगला अभ्यास, शोल्डर ब्लेड्स को मिलाना है, लंग्स को खोल के रखना है आपको, जितने खोल सकते हैं। तो देखिए, ये अभ्यास आपके जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, आपके बैक के लिए बहुत अच्छा है, आपका जो ये पेट जो लटकने लगता है ना, उसकी चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा है ना। तो इस अभ्यास को आप नियमित रूप से करें। अब कुछ लोग यहां पे भी नहीं जा पाते तो वो कमर पे हाथ रख के इस तरह से पीछे जा सकते हैं। इस अभ्यास के बाद इसका रिवर्स आसन जरूर करें, वो है बालासन। इस तरह से बैठ गए, घुटने खोले और दोनों हाथों को आगे ले जाना है, यहां से हेड नीचे जमीन से लगाने की कोशिश करना है। ये इस तरह जितना गए, तो 15 से 30 सेकंड इस आसन में रुकेंगे। उसके बाद फिर से सेम यही उष्ट्रासन करें। देखिए, फिर से बालासन में आ जाइए। ये देखो,
इसमें थोड़ा ज़्यादा समय तक भी रुक सकते हो, ये आपको रिलैक्स कराता है ये आसन। अब यहीं से ऊपर आ जाओ धीरे धीरे। अगला अभ्यास सिंहासन। सिंहासन कैसे करना है? इस तरह से बैठे हुए थे, अपने घुटनों को खोल लीजिए इस तरह, और दोनों हाथों को मोड़ के पीछे रखिए। अपनी जीभ को बाहर निकालना है और आपको अपने थर्ड आई सेंटर पे देखना है, और फिर दहाड़ लगानी है, जितनी तेज दहाड़ लगा सकते हैं, है ना? कैसे? ये जीभ निकाली, फिर रिलैक्स किया, फिर तीसरी बार किया। 3 बार करके दोनों हाथों को इस तरह से रब करें और गले पे हल्का हल्का मसाज करें, इस तरह ये करें। उसके बाद अगला अभ्यास, आगे लेट जाए, पेट के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को पकड़ेंगे इस तरह। अब काफी लोग दोनों पैरों को नहीं पकड़ पाएंगे, तो वो क्या करें, एक एक पैर को पकड़ लो। एक पैर पकड़ लिया और बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करो। जो लोग दोनों पैर पकड़ सकते हैं, दोनों पैर पकड़ो और ऊपर उठाइए इस तरह। पंद्रह से 30 सेकंड रुके, नीचे जाएं, थोड़ी देर रिलैक्स करें मकर आसन में, फिर से सेम यही करें। इसको 3 बार रिपीट करना है, फिर से धनुरासन, फिर से ये मकर आसन। तो हर आसन के बाद मैं आपको रिवर्स आसन भी बता रहा हूँ। ऐसी वीडियोस आप लोगों को बहुत कम मिलेंगी दोस्तों, जो आपको ये बताएं किस आसन के बाद कौन सा आसन करें और कितनी देर करें। अगला अभ्यास रिवर्स नौकासन। रिवर्स नौकासन में इस तरह से ऊपर उठेंगे, दोनों पैर ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, 15 से 30 सेकंड रुके, नीचे चले जाए, रिलैक्स करें। तो पीठ के लिए आज के समय की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कमर दर्द बहुत लोगों को होने लगता है। वो बैठे रहते हैं, जैसे सिस्टम पे बैठ के काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा शारीरिक वर्क उनका, श्रम का कार्य नहीं है, तो कमर में दर्द होने लगता है। उनके लिए ये आसन बहुत बढ़िया है, जो हम पीछे मुड़ने वाले आसन कर रहे हैं। उसके बाद अगला आसन करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ चेस्ट के दोनों साइड, सांस भरते हुए फेस ऊपर लाएं, डीप ब्रीदिंग करें, 15 से 30 सेकंड रुके। अब भुजंगासन में लोग ये गलती करते हैं, कंधे ऊपर कर लेते हैं, एल्बो स्ट्रेट। नहीं, कंधे नीचे, एल्बो थोड़ी बैंड रखो और ऊपर देखिए। 15 से 30 सेकंड रुकें, नीचे जाएं, थोड़ा रिलैक्स करें, फिर से ये आसन रिपीट करें। ऊपर गए, रुके 15 से 30 सेकंड, फिर नीचे गए, फिर रिलैक्स किया, 3 बार रिपीट किया। उसके बाद अगला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन करना है। पश्चिमोत्तानासन कैसे करेंगे? दोनों पैर आगे सीधे स्ट्रेट कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सांस छोड़ के पेट अंदर करते हुए अपने दोनों अंगूठों को पकड़ना है इस तरह। अब काफी लोग ये पैर नहीं पकड़ पाते, वो क्या करें, हल्के से घुटने मोड़ के इस पैरों को पकड़ो, कमर गर्दन सीधी रखिए और फिर स्ट्रेट करो पैर इस तरह। कोशिश करो आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहे। 15 से 30 सेकंड इसमें रुकें, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ पीछे रखिए, पैरों को मोड़िए। रिवर्स आसन भी मैं साथ साथ बता रहा हूं। हिप्स ऊपर उठाइए, यहां पे रुक जाइए थोड़ी देर, फिर से दोबारा इन दोनों आसनों को भी आपको 3-3 बार रिपीट किया करना है। पश्चिमोत्तानासन में 15 से 30 सेकंड रुके। पूर्वोत्तानासन, चाहो तो अगर थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हो तो पंजे खोल के ये ऊपर चले जाओ, ऐसे आ जाओ, इस तरह से नीचे जाओ। ये 3-3 बार किए। उसके बाद अगला अभ्यास आप करेंगे नौकासन। देखिए, पैर ऊपर, ओपन योर लंग्स, दोनों हाथ ऊपर, इस आसन में 15 से 30 सेकंड रुक के देखिए, तो आप देखेंगे आपके पेट पे बहुत अच्छा प्रेशर आता है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा है ये अभ्यास। फिर उसके बाद पीछे पैर नीचे रखें और इस तरह बॉडी को रिलैक्स कराएं। ये किया, फिर से सेम यही 3-3 बार हर आसन को रिपीट करिए, तभी फायदा मिलेगा आपको। ये किया, फिर से पीछे गए, फिर से रिलैक्स किया, फिर तीसरी बार। तीसरी बारी के बाद अगला अभ्यास अर्धहलासन या विपरीत करनी बोलते हैं। दोनों हाथ हिप्स के नीचे लगाए, दोनों पैर ऊपर कर लिए। ये अभ्यास आपको आपके पूरे शरीर के लिए तो बहुत बढ़िया है। देखिए, दिन भर में आप क्या कहते हैं, क्या होता है आपके साथ,
आपका जो ब्लड का फ्लो है पैरों की तरफ ज्यादा होता है, मतलब पैर नीचे सर ऊपर होता है। लेकिन इस अभ्यास में क्या हुआ, आपका सर नीचे है पैर ऊपर है, तो आप अपने हार्ट की मदद कर रहे हैं। ये अभ्यास बहुत बढ़िया अभ्यास है। नियमित रूप से 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इस अभ्यास को बढ़ाइए, और 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आप दीवार के सहारे भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दोनों पैर नीचे ले आइए, 3 से 5 बार इसको रिपीट करें। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए, राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे, सुप्त वक्रासन। अब अपने लेफ्ट घुटने को, सॉरी राइट घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़ा और नीचे गिरा दिया और ट्विस्ट करना है। चेंज, दूसरी साइड। ये भी 3-3 बार दोनों साइड आप रिपीट करिए। उसके बाद अगला अभ्यास, पवन मुक्तासन। इस तरह से घुटने मोड़े, सांस छोड़ते हुए अपने चिन्ह को अपने नी से लगाना है और फिर रिलैक्स कर। 30 सेकंड इस पवन मुक्त आसन में करेंगे, रुकेंगे, और उसके बाद लेफ्ट साइड करवट लेके ऊपर बैठ जाइएगा, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाए, और लास्ट में एक स्पाइनल ट्विस्ट कर लें। जैसे कमर गर्दन सीधी करके आप बैठे हुए हैं इस तरह, राइट हैंड से लेफ्ट नी पकड़ा, पीछे ट्विस्ट किया, चेंज, दूसरी साइड ट्विस्ट किया। 3-3 बार इस आसन को आप रिपीट करिए। तो ये हुए 21 योगासन 21 जून के लिए। नियमित रूप से इनका अभ्यास करेंगे तो ये आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। अब ये आपके पैरों के पंजों से लेकर सर के बाल तक का अभ्यास हो गया है। इन आसनों को नियमित रूप से करिए और इन आसनों से स्वास्थ्य लाभ उठाइए। अब मैं आप लोगों को 5 प्राणायाम बता रहा हूं, ये 5 प्राणायाम का सही क्रम बता रहा हूं। देखिए, प्राणायाम के लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने अपने YouTube चैनल पे इनकी डिटेल्ड वीडियो पोस्ट की हुई है। वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा हमारे YouTube चैनल का नाम है, वहां पे जाके आप देख लीजिए। अब जो सबसे पहला प्राणायाम आपको करना चाहिए, इसी क्रम से आप करिए। सबसे पहला प्राणायाम आप कर लीजिए अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करते हैं, कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। जब भी प्राणायाम करें, राइट थंब से, राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा है उसी से लिया, दूसरे से छोड़ा, जिससे छोड़ा उसी से लिया। धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना। ये पहला प्राणायाम आप कम से कम 5 मिनट करिए। उसके बाद दूसरा प्राणायाम कपालभाति, कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए और एक्टिव एक्सहेलेशन। सपोज करिए आपके सामने एक कैंडल है और उसको आप नाक से बुझा रहे हो, और जब आप बुझा रहे हो तो पेट अंदर जा रहा है। कैसे? ये कपालभाति कर लेना है। इसको भी आप कम से कम 5 मिनट करें। अब उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है, सांसों को लेना है और छोड़ना है फास्ट फास्ट गति से। तो कैसे, सांस भरेंगे तो दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ेंगे तो दोनों हाथ नीचे, इस तरह। इस तरह से धीरे धीरे से शुरू करें और स्पीड को बढ़ाइए। ये तीसरा प्राणायाम हुआ। उसके बाद चौथा प्राणायाम आपको क्या करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम और ये भस्त्रिका प्राणायाम आप 30 सेकंड तक करिए लगातार, फिर रुकिए और इसको 3 बार रिपीट करिए। अगर हाई बीपी रहता है तो बिल्कुल ना करिए। उसके बाद अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम हम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में आपको अपनी 5 उंगलियों को इस तरह से रखना होता है। पहली उंगली आईब्रो पे, दूसरी उंगली आंख पे, तीसरी उंगली नॉस्ट्रल पे और चौथी उंगली लिप्स पे। अंगूठों से कान को बंद किया, जीभ को अपर पैलेट से लगाया, पूरा सांस लिया और सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड क्रिएट करनी है, भ्रमर की, भबरे की तरह से। उससे एक वाइब्रेशन ब्रेन में होगी, उसको फील करना है। देखिए, ये सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड क्रिएट करनी है। इसको आप 5 टाइम्स रिपीट करिए। फिर से सांस लीजिए, फिर से हमिंग साउंड, और फिर उसके बाद आपको सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। सीधे बैठ जाएंगे कमर गर्दन सीधी करके। भ्रामरी प्राणायाम के बाद एक वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में होने लगेगी। उस वाइब्रेशन को 4 से 5 मिनट बैठ के नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फील करिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो
डेली रूटीन है, जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो पूरी तरह से ठीक होने लगा है और आप स्वस्थ होने लगे हैं और एक्टिव फील कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार। तो सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपने योगा के बारे में जानकारी तो दी ही दी, इसके साथ ही साथ हमें बताया भी कि हमें योगा कौन से आसन हमें करने हैं और कौन से आसन हमें किन चीज़ों का ध्यान रखकर करने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के योगा डे स्पेशल कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आप इस एपिसोड को एक बार नहीं बार बार जरूर देखेंगे और आप अपने योगा की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, योगा को अपने जीवन में लाएंगे और एक अपने स्वस्थ, एक हेल्दी जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आगे। आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए सर्वधर्म संगम चैनल। नमस्कार।